नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सी सेट की जो परिच्छेद वीडियो है इसके अंदर। इसमें हमने 2021 के जो जितने भी परिच्छेद हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हमने देखे हैं। इसका एक वीडियो पहले आ चुका है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो के अंदर हम सारा डिस्कस करना चाहते थे मगर क्या थी, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या कहता है, हमारा जो अभिजात शासन स्वयं को उस दायरे में जो अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनष्ट कर लेता है। क्या करता है, विनष्ट यानी कहीं कर बांध लेता है, जिस दायरे में वह सत्ता को क्या करता है, सत्ता सीमित होती है। जो अल्पतंत्रीय शासन होते हैं वो तत्कालीन धन प्राप्ति के लिए असावधानी पूर्वक संघर्ष में स्वयं को क्या करते हैं, विनिर्दिष्ट कर लेते हैं, यानी स्वयं को उसके अंदर, यानी असावधानी पूर्वक जो संघर्ष होते हैं उनके अंदर वो अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ तक कि लोकतंत्र के अतिरेक से लोकतंत्र भी स्वयं को क्या करते हैं, वे विनिष्ट इसके अंदर कर लेते हैं। ठीक, तो कहता है भी इसका जो मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है, तो यह है कि इसका जो भी पद धारण करने और लोक नीति निर्धारण करने का इन करने का सबका जो समान अधिकार है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भी लोकतंत्र का जो सामान्य जो सिद्धांत होता है उसके अंदर क्या होता है भी जो नीति निर्धारण करना होता है या जो भी पद धारण करता है वो होता है सबका समान इसके अंदर अधिकार होता है। प्रथम दृष्टि में यह एक सुखद व्यवस्था लगती है। जो लोकतंत्र की जो हम व्यवस्था देखते हैं, इस देखने में तो बड़ी क्या लगता है, सुखद लगती है, किंतु यह एक विनाशकारी भी बन जाती है, क्योंकि जो लोग होते हैं वे समुच्चय रूप से क्या होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, शिक्षित न होने की वजह से वह लोकतंत्र के अंदर अपना प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं ले सकते हैं कि वे उत्तम शासकों और सर्वोत्तम विवेकपूर्ण मार्ग का चयन कर पाए। ठीक है, तो वह शिक्षित नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है भी जो शासक होते हैं उनका अच्छे से चयन नहीं कर पाते हैं, न ही वह विवेकपूर्ण मार्ग है उसका चयन कर पाते हैं। लोगों में इतनी समझ नहीं होती है कि वे केवल वही दोहराते हैं जो उनके शासक होते हैं उन्हें कहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा जैसा हम देखते हैं जो पॉलिटिकल्स होते हैं लोकतंत्र के अंदर, तो वो वही चीज़ दोहराते हैं जो उनके शासक होते हैं या जिनके जो हम कह सकते हैं जिसके अंतर्गत वो कहीं के इस व्यवस्था के अंदर आए हुए हैं, जो कहने को कहते हैं वही चीज़ उनको कहते हैं। ठीक है, ऐसा लोकतंत्र निरंकुश और शासन या स्वेच्छाचारी शासक होता है। ठीक है, तो ये बात कही किसने, प्लेटो ने कही है। कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की एक खामी इसके अंदर बताई गई है। तो पूछा गया हमसे, वो कहता है भी जो मर्म का जो सर्वोत्तम रूप क्या दर्शाता है हमें। ठीक है, तो पहला हमारा कहता है भी मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं। तो ऐसा इस परिच्छेद के अंदर बिल्कुल नहीं कहा भी जो मानव समाज है वो किस प्रकार के जो शासन का रूप है उसके बारे में, किसी प्रकार के रूप के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगला कहता है, अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरिक्त के कारण शासन के किसी भी रूप को क्या नहीं करते, अपकर्षक होता है। तो कहते हैं भी जो अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरिक्त जो इसका जो मूलभूत सिद्धांत है इसके कारण, ठीक है, इसके कारण शासन के किसी भी रूप को क्या करते हैं, अपकर्षण को हो जाता है। तो कह सकते हैं भी जो मूलभूत सिद्धांत है उसको छोड़ करके अन्य कोई भी रूप है वह धारण कर सकता है। तो ये बात हमारे परिच्छेद के अंदर कही गई है भी जो कहीं के जो शासक होते हैं वह उनका अपने हित में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, पर अगला क्वेश्चन देखते हैं भी सभी नागरिकों की शिक्षा ही पूर्ण क्रियान्वित और धारणीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है। तो इसके अंदर ये बात नहीं कही गई है बिल्कुल, यानी इसके अंदर हमारे परिच्छेद के अंदर कहता है भी जो लोग हैं वो थोड़े से अशिक्षित हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ऐसे तो सी भी हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर यानी सभी नागरिकों की शिक्षा से संबंधित कोई बात नहीं की गई है। अगला कहता है भी शासन का जो अस्तित्व एक अपरिहार्य बुराई है। तो जो शासन का जो अस्तित्व है क्या एक बुराई है, ऐसा कोई बात कही गई है हमारे इस परिच्छेद के अंदर। सॉरी, तो परिच्छेद के अंदर इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई भी हमारी ये बुराई है या शासन अच्छाई है। ठीक है, कहता है क्योंकि शासन सभी रूपों में क्या होता है, एक प्रकार से क्या होता है, इसने कहा भी निरंकुशता नहीं तो अंतर्निहित होता है। तो ये जरूरी नहीं है भी शासन हो क्या हो, अंतर्निहित यानी क्या हो, एक प्रकार से निरंकुश ही हो। ठीक है, तो ये भी कथन हमारा गलत होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी इसका सबसे बेहतरीन आंसर होता है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है भी जो नैसर्गिक जो राज्य होता है, कौन सा, जो नैसर्गिक जो राज्य होता है में ऐसा कुछ भी विद्यमान नहीं हो सकता है जिसे सामान्य सहमति में अच्छा या बुरा कहा जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, नैसर्गिक राज्य जिसके अंदर अपना हित होता है या जो नौसैनिक प्रकार के जो राज्य होते हैं उसमें जो ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता भी अच्छा है या बुरा है, इसमें केवल और केवल अपने हित देखे जाते हैं।
कहता है क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति जो कि कहाँ से हमारे जो नैसैंगिक राज्य में रहता है वह केवल और केवल अपने लाभ को ध्यान में रखता है। ठीक है, ये बात इसमें कह दी गई है भी वो किसको, अपने जो लाभ होता है उसको ध्यान में रखता है और अपनी पसंद के अनुसार तथा जहाँ तक कि उसके अपने लाभ क्या होते हैं संबंध है अच्छे और बुरे का निर्णय करता है। तो वह केवल अपने लाभ के अनुसार अच्छे और बुरे का निर्णय करता है, वह किसी प्रकार के अन्य लाभ नहीं देखता है और स्वयं को किसी भी विधि यानी लॉ के अंतर्गत अपने सिवा अन्य किसी के भी प्रति उत्तरदायी वह नहीं मानता है। ठीक है, किसी कानून के तहत वह किसी दूसरे को अपने सिवा इसके लिए उत्तरदायी नहीं मानता है। और इसलिए जो हमारा जो नैसर्गिक जो हमारा जो राज्य है में अपराध की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं भी किस प्रकार के अपराध वहाँ पर हो सकते हैं। केवल सिविल राज्य के अंदर जो हमारा जो कौन सा सिविल यानी जो हमारे जो नागरिक जो राज्य होता है, एक हमारा सैनिक राज्य जिसको नैसैंगिक राज्य बोला है इसमें नैसैंगिक, और एक हमारा जो सिविल राज्य में ही ऐसा संभव है जहाँ सामान्य सहमति से ही अच्छे या बुरे का निर्णय लिया जा सकता है। तो ये किसके अंदर पॉसिबल है हमारी, ये हमारा जो सिविल राज्य है उसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल्स हैं भी हम क्या जो हमारे जो निर्णय हैं वो अच्छे या बुरे के आधार पर ले सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं राज्य के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सिविल राज्य होता है जो कि बोलते हैं सार्वभौमिक प्रकार का जो राज्य होता है, इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो राज्य के प्रति अपने आप में क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो पूछा गया अभी मूल विचार का सर्वोत्तम रूप हमसे पूछा गया है, तो पहला क्या कहता है भी क्या सही है क्या गलत है, ये अवधारणा राज्य के निर्माण के कारण ही अस्तित्व में आती है। तो ये इसके अंदर कहा गया है जो हमारा जो एक तो नैसैंगिक राज्य है, ठीक है, इसके अंदर प्रकार से किस बात की सही है, एक हमारा जो सिविल राज्य है इसमें किस बात की बात सही है, तो ये बात कहीं कहीं राज्य से मिलती है। ठीक है, तो पहला हमारा सही हो सकता है। चलो अगले पढ़ते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इस बारे में जब तक कोई शासक प्राधिकारी निर्णय नहीं लेता जब तक कि कोई नैतिक रूप से इसको सही नहीं हो सकता। तो कोई व्यक्ति नैतिक रूप से सही नहीं हो सकता, तो ऐसी बात इसके अंदर नहीं कही गई भी कोई व्यक्ति नैतिकता की और बेनैतिकता की, विदाउट नैतिकता के इसके अंदर अनैतिकता की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो दूसरा कथन हमारा गलत होता है। अगला कहता है हमारा जो नैसैंगिक राज्य होते हैं, राज्य में व्यक्ति और संभाविक रूप से अनैतिक और स्वार्थी होता है। तो कहता है भी हमारा जो नैसैंगिक जो राज्य है में जो व्यक्ति होता है वो संभाविक रूप से उसकी ये संभावना होती है कि वह अनैतिक हो और स्वार्थी हो। ठीक है, तो ये बात हो सकती है मगर वह अनैतिक हो इस बात को हम नहीं कह सकते भी अनैतिक यानी उसके जो कृत्य हों वो इस प्रकार के हों भी वह कहीं कहीं जो राज्य को नुकसान पहुंचाते हो, ये बात नहीं है। वह केवल स्वार्थ जरूर देखता है अपना। ठीक है, स्वार्थी तो जरूर होता है मगर ये बात संभाविक की बात नहीं है, कहीं कहीं ये बात निश्चित ही दे रखी है परिच्छेद के अनुसार भी इसके अंदर वह ऐसा व्यक्ति होगा ही। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं भी हमारा गलत हो सकता है। अगला कहता है भी क्या सही है क्या गलत है, यह जो विचार है वो मानव जाति की जो उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भी मानव जाति के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये विचार इस परिच्छेद के अंदर हमारे अंदर नहीं कहा गया है। तो आंसर होगा हमारा ए या सी के अंदर। तो इनको दोबारा पढ़ते हैं भी क्या सही है क्या गलत है, ये धारणा राज्य के निर्माण के कारण अस्तित्व में आती है। तो ये मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो सी में क्या है भी कहीं कहीं संभाविक रूप से बताया गया है जबकि हमें निश्चित भी है, तो कहीं कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ खामी है। तो हम राइट आंसर ए को हम राइट आंसर मानते हैं, तो राइट आंसर इसका ए होगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर लीजिए कि इसकी जो आंसर की है उसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परिच्छेद क्या कहता है भी जो आसन भविष्य में हम कई नई प्रौद्योगिकी यानी कई जो टेक्नोलॉजी है उसको हम देखते हैं, जैसे कौन कौन सी हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साथ ही साथ हमारी जो रोबोट वैज्ञानिक जो पद्धति है, साथ ही साथ जो 3D प्रिंटिंग है या विनिर्माण, ग्राहकों की मांग के अनुसार जो निर्मित हमारी जो जैविक या फिर कहीं के जो औषधीय उत्पादन है, साथ ही साथ जो घातक और स्वचालित जो शस्त्रों के लिए यानी जो ऑटोमेटिक प्रकार के हमारे जो शस्त्र चलाए जाते हैं, साथ ही साथ वह चालक रहित जो कार्य होती है यानी जो ऑटोमेटिक जो कार्य होती हैं जिनके अंदर ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती का बढ़ता जो हमारा जो पर्यावरण है, इसका मतलब जो कॉमोडिफिकेशन है देखेंगे। ठीक है, तो अगला कहता है इससे हमारे क्या होते हैं विकट समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। किस प्रकार की समस्याएं, कहता है इस नैतिक प्रसंग में प्राय विचार किया गया है कि जो चालक रहित कारें नियम न मानने वाले जो एक प्रकार के जो जेवाकर
को टक्कर मारने व अचानक एक और मुड़ने वाली कारें को क्षतिग्रस्त करने के बीच में निर्णय कैसे करेगी। तो इसका जो देखो इतना बड़ा दे रखा है, तो इसमें ये बात कही पे जो ऑटोमेटिक जो कार्य होती है जो चलती हैं वो इस प्रकार के निर्णय कैसे ले पाएगी। जैसे एक प्रकार से जो कोई रॉन्ग साइड से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, या फिर को अचानक कोई व्यक्ति मुड़ जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार में क्या करेगी वो कार्य किस प्रकार से निर्णय देगी और इसके परिप्रेक्ष्य में हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके अंदर जो चालक हमारी जो कार होती है उसके अंदर ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है जिसकी वजह से उसको बचाया जा सके, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम किसको इसके प्रति जिम्मेवार मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पैरा है वो सारी यही बात कहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर दोनों है। कौन सा? एक तो सरल मानव जीवन है, यानी इससे होगा जो मानव होंगे वह क्या सरल हो सकता है, और साथ ही साथ जो मानव का जीवन है इससे जटिल भी हो सकता है। इसके जो कोण पर कार्य को मुड़ना, यानी इस कोण पर कार्य को कार्य है उसको मुड़ना है, क्या केवल उस नियम को न मानने वाले जो पदे को बचाने भर या उससे अधिक है। ठीक है, तो जैसे हम जो कार को सेट करके छोड़ते हैं भी, हमें जो 2 किलोमीटर दूर जाके कार को मुड़ना है, मगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए भी 2 किलोमीटर पहले से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो जो उसका जो पालन न करता हो। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में यह कैसे कार्य करेगी। यदि जो चालक रहित कार किस पे जो डबलिंग मतलब ऑटोमेटिक पर क्या करके छोड़ दी जाए, तो निर्णय कौन करेगा उसको ब्रेक मारना है या उसको आगे चलना है या क्या कुछ करना है, उसका निर्णय हमारा जो पहले कहता है भी जो आई सरकार करेगी। ठीक है, तो जिसने क्या है इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या दिया है, एक प्रकार से मान्यता दी। या कैलिफोर्निया में मौजूद जो कार के जो मूल जो कूट लेखक है, यानी जो कार बनाने वाली जो कंपनी है वो करेगी, या फिर हैदराबाद में मौजूद जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार करने वाली जो कंपनी है वो ये काम करेगी, जिससे कार का अनुसरण कार्य सौंपा गया है। यानी ये की बात है जिसको कार के जो प्रोग्राम है उसको करने का कार्य सौंपा गया है। यदि भिन्न भिन्न राष्ट्र क्षेत्राधिकारों में जो मानव जीवन की प्राथमिकता देने के बारे में भिन्न भिन्न सूक्ष्म नियम, ठीक है, जो जो फाइन फ्रंट होंगे, तो यह जो पर राष्ट्र जिसको ट्रांसनेशनल नियमों सहित बीमा व निवेश संबंधित निर्णयों को किस तरह से प्रभावित करेगी। ठीक है, तो जैसे इनका क्या भी इस प्रकार के जो कार्यों का जो निर्माण है वो अलग अलग राज्यों के अंदर हो रहा है, अलग अलग देशों के अंदर होता है, तो उस प्रकार से अगर कोई बात हो जाती है तो किस प्रकार से इसकी जो बीमा सहित जो कंपनी है, यानी जो उनको जो बीमा उपलब्ध करवाया जाता है, किसी क्षतिपूर्ति उनको उपलब्ध करवाई है, तो वो किस प्रकार से उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया जो वो एक प्रकार से जो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है वो मानव के लिए सुखद भी हो सकती है और दुखद भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इस जो परिच्छेद है इसके अंदर ये बात कही गई है। तो हमें पूछा गया हमें विवेकपूर्ण, युक्तियुक्त और व्यवहारिक निर्धार्थ को बेहतर दर्शाना है। तो जहाँ पर भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन की बात आती है भी विवेकपूर्ण, ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले वही देखना है भी जो परिच्छेद के अंदर ऐसा कौन सा शब्द है जो इसके अंदर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें इसके जो ऑप्शंस है उनमें से ये ट्राई करना है जो हमने पढ़ा है वो इसके अंदर बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो पहला हमारा कहता है भाई अत्यधिक वैश्वीकरण किसी भी देश में सर्वोत्तम हित में नहीं है। तक का कहीं पे भी इस बात में जिक्र हुआ है कि जो वैश्वीकरण है वो किसी के लिए अच्छा है या बुरा है, या किसी देश के साथ जो हमारा जो मिलाप है वो सही नहीं है, गलत नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी के लिए हम एक दूसरे पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कहना भी जो वैश्वीकरण है वो किसी के देश के लिए सर्वोत्तम हित नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। और पहला ऑप्शन हमारा कटते ही हमें दूसरी बात सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमारा आंसर नंबर जो सी है वो निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा जैसे इसके बाद में जैसे 4 नंबर है वो गलत है, उसको पढ़ते हैं। प्रत्येक देश की जो सर्वोत्तम नीति अपनी निजी आपूर्तिकरण श्रृंखला होती है, यानी जो सप्लाई चेन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कि पूरे क्षेत्र के अंदर यानी पूरे जो परिच्छेद है उसके अंदर ये बात कही गई है कि हमें हमारी जो सार्वजनिक नीति है वो किस प्रकार से बनानी चाहिए, या किस प्रकार से हमें जो उसको आपूर्ति वगैरह करनी चाहिए, हमारी सप्लाई चेन कैसी होनी चाहिए, तो इस बारे में कोई भी जिक्र इसके अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमें एलिमिनेशन से आप अगर निकालोगे तो आंसर जल्दी निकल आएगा और ठीक ही निकल आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है दिवालिया और शोधन क्षमता संहिता जो कोड है के अनुसार भारतीय बैंकों के जो दिवालिया मामलों का समाधान किया जाए तो यह क्या करते हैं, अर्जन संपत्ति यानी जो कौन सी जो हमारी जो एनपी है कि स्थिति की कुछ सीमा तक क्या कर सकती है, उसको नियंत्रित कर सकती है, या उनको नियंत्रण करने में क्या हो सकती है, सहायक हो सकती है। जो एनपीए से संबंधित हमारी जो क्या है प्रॉब्लम है उसको कौन हेल्प कर सकती है, दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता है वह। ठीक है,
कहते हैं भी राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले समाधानों की गति धीमी होने के बावजूद, ठीक है, तो हमारी जो ये जो राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण है, इसके द्वारा जो हमारे जो सॉल्यूशन दिखाए जा रहे हैं वो क्या है, तो उनकी जो गति है वो क्या है, कम है। और ठीक है, इसके बाद भी यह सहिता भावी ऋण चक्रों में बैंकों के जो बहियों और जो शोधित यानी जो हमारे जो बही खाते होते हैं, ठीक है, उनको शोधित करने में भी सहायक हो सकती है। तो उनके अंदर जो उसको जो प्योरीफाई करने भी कौन से ऋण हैं वो चुक सकते हैं, कौन से ऋण ऐसे जो डाउटफुल हैं, उस प्रकार के सो इनको अलग अलग करने में भी सहायक हो सकती है। अलग कहता है भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण भी बैंकों के गुंजाइश पूंजी यानी कि जिसको बोलते हैं कैपिटल कुंज को बढ़ाने और उन्हें अधिक ऋण देने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने में सहायक हो सकते हैं। तो जो हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनको हम पुनः पूंजीकरण करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं भी इस प्रकार के जो बैंक होते हैं उनको हम सहायता देने से जो हमारी जो आर्थिक गतिविधि है उसको बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ उनसे कहीं न कहीं या जो हम कह सकते हैं जो विकास की गति होती है उसमें भी कहीं न कहीं हमें सहायता मिल सकती है। किंतु सॉरी, किंतु जो असोध्य कर्ज होता है यानी जो एनपीए का जो समाधान, जो पुनः पूंजीकरण, इस समाधान का एक क्या है, अंग मात्र है, ठीक है। तो जो एनपी है उसका एक कहीं कहेंगे ये तत्कालीन कारण मान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई हमें जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है इस प्रकार का भी, क्या हो, हम बार बार पूंजीकरण थोड़ी कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वे उस अनियंत्रित ऋण को रोकने में बहुत कम सहायक हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बार बार पूंजीकृत करेंगे तो इस प्रकार से जो हमारा जो अनियंत्रित है, हमारे जो एनपी है उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। जिससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली को उसकी वर्तमान जो दयनीय अवस्था में ला खड़ा किया है। तो हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है उसकी बहुत ही क्या है, जो दयनीय स्थिति है उसके अंदर लाकर खड़ा कर दिया है। जब तक असाधारणीय ऋण की समस्या के समाधान के लिए जो प्रणालीगत सुधार नहीं किया जाते, किस लिए, जो हमारी जो समस्या के लिए जो प्रणालीगत सुधार नहीं किए जाते, तब तक भावी चक्कर, ऋण चक्र और बैंकिंग प्रणालियों पर दबाव यानी डालते रहेंगे या दबाव उस पर बना रहेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो परिच्छेद है वही यही बात कहता है कि इस प्रकार के जो हम कानून हैं वो लेकर आ सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं कुछ हमें निजात मिल सकती है। या फिर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको अगर हम यानी जो पूंजीकरण करते हैं उसका पुनः पूंजीकरण करते हैं तो कुछ हमें उससे सहायता मिल सकती है, मगर इस प्रकार के कानून क्या होते हैं वो हमारे लिए परमानेंट समाधान नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही बताना है भी ये सर्वाधिक तर्क संगत है या विवेकपूर्ण प्रकार का जो हमें व्यवहारिक सुझाव को बेहतर दर्शाता है। तो पहला कहता है भी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का जो सघन अनुकरणीय जिसको बोलते हैं मॉनिटरिंग व सघन विनिमय के अंदर सरकार को करना चाहिए। तो ये बात इसके अंदर नहीं कही गई है भी उसको जो मॉनिटर करना चाहिए या किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो सरकार करे या बैंक करे, इस बारे में कोई भी जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया है। अगला कहता है ब्याज की दरें निम्न रखी जानी चाहिए और जिससे कि अधिक क्या हो भी अधिक ऋण देने और ऋण वृद्धि को प्रोत्साहन करने और उसके जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी बैंकों को प्रेरित किया जा सके। तो कहीं न कहीं जो जितना हम ऋण दे रहे हैं वो भी एनपीए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, आप कह रहे हो भी और ऋण दो, ठीक है। तो ये व्यवस्था भी हमें सुधार नहीं हो सकता, इसके अंदर भी हम और ज़्यादा ऋण देते जाएंगे तो एनपीए हमारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मगर ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है इस चीज़ का, ठीक है। कहते हैं भी कई बैंकों का, ठीक है, जो कहते हैं भी कई बैंकों का कुछ बड़े बैंकों में विलय करना ही बैंकों को लाभकारी बनाने और उनकी जो खराब निष्पादन को रोकने में दीर्घकालीन समाधान हो सकता है। तो कहता है भी जो कई जो बैंक हैं उनको बड़े बैंकों में अंदर विलय कर दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है भी ऐसा नहीं है, ठीक है, उसकी जो हमारी जो देयता है वो क्या होगी, कम हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है भी जो दीर्घकालीन ये समाधान हो सकता है, ये एक अल्पकालिक तौर का आप समाधान कर सकते हो इसको, मगर ये लंबे टाइम का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। बाद में अगर वो बैंक की जो शाखा उस शाखा के अंदर मिल जाएगी तो वो एनपी है वो ऐसा कैसा रह जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जो बैंक को पहले उस बैंक को देना था अब जो जिस बैंक के अंदर उसका विलय कर दिया गया है वो परिसंपत्ति उसको देनी होगी या कहीं ना कहीं उस पर ये उस चीज़ का भारित होगी। तो ये इसका कोई दीर्घकालीन यानी कि लंबे टाइम का कोई समाधान इसके अंदर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अल्पकालिक एक समाधान हो सकता है, तो ये बात भी गलत होती है। तो आंसर नंबर डी बचता है वो हमारा हुआ राइट आंसर। क्या कहता है भी जो अशुद्ध ऋण जिसको हम एनपीए के नाम से बोलते हैं कि जो समस्या वो कहीं ना कहीं दीर्घकालीन समाधान के रूप में है। तो ये हमारी पता है भी हमारे जो समाधान है इसका कहना है दीर्घकालीन लंबे टाइम के रूप में इसका उपयोग होना चाहिए और जो प्रणाली में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। तो जो हमारी जो प्रणाली है उसमें हम संरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता है,
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी इसका सबसे सही आंसर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो इस प्रकार के जो छोटे परिच्छेद होते हैं वो देखने में छोटे लगते हैं पर वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो क्या कहता है, भारत में जो समष्टि जो आर्थिक नीति है, किसमें जो समष्टि आर्थिक नीति, जिसको हम एक प्रकार से कौन सी, जो हमारी जो एक प्रकार से जो माइक्रो जो होती है और जो इकोनॉमिक्स होती है उससे संबंधित है, का उद्देश्य लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। तो इसका जो होता क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये जो लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है। और ऐसी समष्टि आर्थिक नीति की किसी भी शाखा या विंग मौद्रिक हो या राजकोषीय दूसरी शाखाओं में सक्रिय समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। यानी जो इसके लिए हमें क्या हो, जो मौद्रिक हो या फिर हमारी जो राजकोषीय नीति हो, उसके लिए कहीं न कहीं सक्रिय रूप से हमें किसी दूसरी शाखा की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। यह स्वतंत्र रूप से अच्छे से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हमें बताना भी इसका जो परिच्छेद के अंदर जो उप सिद्धांत को बेहतर दर्शाता है, कौन सा है शायद उप सिद्धांत को बेहतर दर्शाता है। तो पहला कहता है भी जो केंद्रीय बैंक सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये बात दोनों शाखा की बात बताई गई है भी जो हमारे जो केंद्र सरकार है उसके अंदर सम्मेलन होगा, एक तरफ जो केंद्र सरकार को या हमारी जो गवर्नमेंट हो दूसरी सॉरी, और एक तरफ हमारे क्या हो, बैंक हो, तो इनको सबको मिलकर कार्य करना होगा। ठीक है, अगला कहता है भी सरकार को वित्तीय बाजारों और संस्थाओं का सघन यानी सघन करना होगा। यानी हमारी कौन कौन सी, सरकार को वित्तीय बाजारों और जो संस्थाओं का सघन विनियमन करना होगा। तो ये बात हमें सही नहीं लग रही है, क्योंकि जो हमारी जो सरकार है और जो वित्तीय बाजार है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं भी ये कहीं न कहीं हमारी जो ये औद्योगिक इकाई होती है और ये जो समाज कल्याण की बात करती है, ठीक है, तो कहीं न कहीं इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी स्थिति, तो ये बात सही नहीं हो सकती है। अगला कहता है बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की जो समाजवादी नीतियों का समाजवादी नीतियों में असंगत है। तो कहते हैं भी जो बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था है वो जो सरकार या जो साम्यवादी जो नीतियाँ होती है वह क्या है, संगत नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात कहीं न कहीं बिल्कुल गलत ही है हमारी, क्योंकि जो बाजार हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है सरकार उसको क्या देखती है, लोगों की भलाई ज़्यादा से ज़्यादा देखती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर कोई जो लोग होते हैं उनको सरकार सब्सिडीज वगैरह प्रदान करके कुछ हेल्प वगैरह प्रदान करवाती है। और साथ ही साथ इसके अंदर इस प्रकार का कोई जिक्र भी नहीं किया गया अभी जो बाजार वगैरह का, या कोई भी बाजार में किस प्रकार की कोई कारण हो या न हो। ठीक है, बाजार वगैरह का इसके अंदर जिक्र नहीं किया, केवल और केवल इनमें सरकार के जो हमारे जो डेवलपमेंट के जो समष्टि अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित दो पहलुओं का जिक्र किया गया है। अगला कहता है लोगों के आर्थिक कल्याण को बनाने के लिए हमें वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। तो किसको, आर्थिक कल्याण को बताने के लिए। ठीक है, तो कहीं न कहीं आर्थिक कल्याण क्या है क्या नहीं है इसके बारे में भी जो हमारा जो परिच्छेद है वो जिक्र नहीं करता है, ये केवल कहीं जो सम्मेलन की बात करता है। ठीक है, तो इसमें लोगों के कल्याण की बात नहीं की गई है, हमें इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको एक बार समझाता। ठीक है, तो राइट आंसर होता है भी हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तभी क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का कल्याण कर पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होता है ए, इसका राइट आंसर होता है। अगला हमारा क्या कहता है, कहता है अभी हार्वर्ड और MIT जैसे सर्वोत्तम विश्वविद्यालय अनेक जो वेतन परक जिसको पेरोल में वास्तव में कुछ उत्कृष्ट अध्यापकों की जो सुविधा होने के बावजूद जो हमारे जो फ्लिप कक्षाएं यानी जो ऑनलाइन जो कक्षाओं का प्रारूप तेजी से अपना रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं उनका प्रारूप ये अपना रहे हैं, जहां विद्यार्थी घर बैठे वीडियो व्याख्यान सुनते हैं और कक्षा के समय में अपने ज्ञान का क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं और समस्या का समाधान उदाहरणों पर चर्चा करके इत्यादि करते हैं। ठीक है, तो जो समस्याएं होती हैं उनको उदाहरण दे के समझाया जाता है। प्रोफेसर उस चर्चा को संचालित करते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने विचार देते हैं। ठीक है, और उन अंशों को स्पष्ट करते हैं जो विद्यार्थी को अस्पष्ट प्रतीत होते हों। ठीक है, तो जो विद्यार्थी को जो डाउट्स होते हैं वो वगैरह उदाहरण दे करके यानी स्पष्ट किए जाते हैं और उन्हें ऐसे उन्नत विचारों से अवगत करवाते हैं जो कि क्या हो, प्रासंगिक हो। इन विश्वविद्यालयों ने अपने वीडियो व्याख्यानों को पूरे विश्व के लिए क्या रखा है, निःशुल्क रखा है। ठीक है, और वे संपूर्ण विश्व में जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को एकीकृत करके अपने अध्यापन में शामिल करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उपखंड खंडों में को लेकर
उनके आधार पर पैकेज को तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो इस सारा जो हमारा जो परिच्छेद है वो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑनलाइन जो शिक्षा है उसके अंदर, जैसे हार्वर्ड जैसी जो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसको तैयार कर रही है। साथ ही हम साथ हम देखते हैं जो हमारा जो यूपीएससी है उसके अंदर भी हम पेन ड्राइव जैसे कोर्स हम देखते हैं। ठीक है, तो वो वाले कोर्स भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं जो ऑनलाइन पैकेज के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये कहना है भी जो ये पैकेज होते हैं वो लोगों को भी इस प्रकार के जो पैकेज देने के लिए कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन करते जा रहे हैं। ठीक है, और इससे जो डाउट है वो किसका, हमारे उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो परिच्छेद है वो हमारी ऑनलाइन शिक्षा पर आधारित है, उसकी जो हमारी कुछ खामियां हैं उसके बारे में बता रहा है। तो हमें बताना भी जो केंद्रीय विचार का सर्वोत्तम रूप दर्शाता है, इसमें जो केंद्रीय विचार क्या है, कहीं ना कहीं हमारी जो ऑनलाइन जो तकनीक है उसकी खामी को ये बता रहा है। तो पहला कहता है जो पारंपरिक पद्धति की तुलना में कक्षा शैक्षणिक संचालित करने की जो ऑनलाइन पद्धति से विश्वविद्यालयों की क्षमता बेहतर होगी। तो हमें परिच्छेद के आधार पर बताना है, तो ये ज़रूरी नहीं है भी जो ऑनलाइन प्रक्रिया से कि हमारी जो पारंपरिक जो हमारी पद्धति है, जैसे हम क्लासों वगैरह में बैठते थे, हमारे डाउट्स थे वो पूछते थे, कोई चीज़ थी उसका हम अच्छे से मॉनिटरिंग वगैरह करते थे। ठीक है, तो उससे ये ऑनलाइन पद्धति बेहतर होगी तो ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पद्धति के अंदर हमारे जो डाउट होते हैं वो एग्जाम्पल के तहत समझा दिए जाते हैं, मगर ये कन्फर्म नहीं है भी वो डाउट हमारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक, दूसरा कथन कहता है भी विषय वस्तुओं में कोई भी की यानी किसी कमी किए बिना उच्च शिक्षा व सशक्ता में और जो कम व्यय की में उपलब्धता करवाई जा सकती है। तो क्या भी हमारे जो विषय वस्तु होते हैं उसमें किसी प्रकार की कमी किए बिना हम जो कम लागत के अंदर क्या कर सकते हैं, हम इस प्रकार के जो कोर्स है वो उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ये बात इसके अंदर कदर नहीं गई है कि जबकि जो हमारा जो परिच्छेद है वो इसकी खामी की बात करता है, हमारी लागत की बात नहीं करता भी आप इसके अंदर कम लागत के अंदर आप ज्ञान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। अगला कहता है हमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित जो आधारित संरचना में क्या करना चाहिए, अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी भी यानी तब भी हम बेहतर मानवीय और सामाजिक पूंजी विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है भी हम जो नॉर्मल जो हमारी जो शिक्षा चल रही है हम उसी को अगर चलते रहें तो ठीक है, उसमें किसी प्रकार का हमें जो अधिकार जो ज़्यादातर निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसके हमें मानवीय और सामाजिक पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारी परिच्छेद के अंदर कहता है, कहीं ना कहीं ये खामी इसके अंदर बिल्कुल है। अगला कहता है भी उच्चतर शिक्षा में जो निजी क्षेत्र के जो संस्थानों के साथ जो कोचिंग साथ ही साथ हमारी जो क्या देखिए इसके कोचिंग व जो संस्थानों और इस अवसर का लाभ ले सकते हैं, फल यानी फल फूल सकते हैं। तो कोचिंग वगैरह की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बात हमारा इतना है भी जो हमारी जो ऑनलाइन जो क्लासेस है उससे क्या कुछ नुकसान हो रहा है, कैसे हम उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा सबसे जो उत्तम और सबसे सर्वोच्च आंसर होता है वो सी ही हमारा इसका सबसे बेहतर आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भी हमारे नगर जनसंख्या के अधिक संकेंद्रित है। तो हमारे जो नगर हैं वो जनसंख्या में क्या है, अधिक संकेंद्रित हैं और पर्याप्त और अधिकार जो हमारी आधारित संरचना के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या हो रहे, अत्यधिक सुभेगित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अत्यधिक संवेदनशील हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनमें जनसंख्या घनत्व भी दिनों दिन क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो जनसंख्या डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी मतलब प्रति 1000 किलोमीटर के आसपास जितनी हमारी जो जनसंख्या रहती है वो जो संख्या है वो भी बढ़ती जाती है। किंतु हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में जो निराकरण के लिए अभी तक कोई प्रणाली विकसित नहीं की है। ठीक है, जीडीपी में हमें नगरों का योगदान कितना रहा है, हमारा 65% रहा है किसके अंदर, जीडीपी के अंतर्गत। किंतु उनमें जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो इसके अंदर हमारा जो योगदान तो 65% रहा है, मगर उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने में अभी हमें काफ़ी समय लगने वाला है, या जो हमारी जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है। वायु गुणवत्ता जैसे वायु गुणवत्ता है, परिवहन है आदि जैसे संबंधित जो समस्याओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो इन जो चीज़ें हैं इन पर हमें ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो कि सुधारणीय समाधान ढूंढने के लिए जो अत्य आवश्यक है। तो ये किसके लिए, हमारा जो सुधारणीय आवश्यकता है उसको ढूंढने के लिए ये आवश्यक है। हमें नगर योजना बनाने के कार्य और नगरों को जो सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें जो हमारे जो नगर हैं उनको क्या करने के, सम्मिलित करने या नगरों को एक साथ मिलाने की क्या है, आवश्यकता है। और ऐसे परिस्थिति के तंत्र का सृजन करना होगा जो कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
ठीक है। तो जिस प्रकार से जो लोग हैं वो पर्यावरण से जूझ रहे हैं, उनकी जो समस्या है उनको पूरा करके इस प्रकार के तंत्र का हमें विकास करना है। ठीक, तो पूछा गया हमारा जो ये इसके अंदर बताना है अभी सर्वोत्तम तर्क संगत और विवेक सर्वपूर्ण बताना है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारे जो गलत होते हैं उनको निकाल देते हैं, जो सही होते हैं उस पर हम विचार करते हैं। पहला कहते हैं हमारे नगरों में पर्याप्त स्वच्छता और स्वायत्तता और सुस्पष्ट व प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। तो ये बात इसके अंदर नहीं कही कि अभी हमारा जो प्रशासन है वो कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये कहा भी हमारी जो परिस्थिति है उसके तहत हम किस प्रकार से क्या करते हैं भी जलवायु को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो पहला हमारा गलत होता है। दूसरा कहते हैं निरंतर बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व, ठीक है, और साधारणीय विकास में हमारे लिए पर्याप्त बाधक है। तो ये कह रहा है भी जो निरंतर जो हमारा बढ़ता हुआ जो जनसंख्या जो घनत्व है वो हमारे जो साधारणीय विकास है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, प्रयासों में बाधक हो सकता है, जो हम प्रयास कर रहे हैं इसको सही करने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। चलिए हम पहले आगे बढ़ते हैं। कहता भी हमारे नगरों में के रखरखाव और विकास के लिए हमें जो साधारणता संबंधित हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल जो सही बैठती है भी जो हमारे जो नगर है, ठीक है, उसके अंदर हमें किस प्रकार के जो रख रखाव की आवश्यकता है उसके लिए हमें साधारणीय संबंधी जो हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो नगरों के अंदर जो हमें अनिश्चितता बनी हुई है, अव्यवस्था बनी हुई है, उसको सही करने की हमें ज़रूरत है। तो सी सबसे बेहतर बैठता है अभी तक। डी क्या कहता है भी भारत की जो असाधारणीय संरचना और साधारणता सभी संबंधित जो समस्याओं के लिए विकास व सार्वजनिक नीति व भागीदारी पद्धतियाँ यानी व्यर्थ दीर्घकालीन समाधान है। ठीक, तो ये भी मेरे को इतना कुछ व्यवहारिकता वाली बात भी हमारे जो परिचय के अंदर नहीं हुई है, तो ये बात भी हमारी गलत है। तो सबसे सर्वोत्तम अगर बात है तो वो हमारा सी सबसे सर्वोत्तम आंसर होता है। तो राइट आंसर है हमारा इसका सी सबसे बेहतर आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी क्या कोई लोकतंत्र दीर्घ समय तक क्या कहता है कल्याणकारी राज्य होने से बच सकता है। ठीक है, तो कोई भी अगर जो लोकतंत्र है वो एक कल्याणकारी राज्य होने से बच सकता है क्या भी, यानी जो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है वो उसकी क्या कल्याणकारी राज्य की मूलभूत आवश्यकता होती है। जन कल्याण का पूर्ण रूप से बाजार पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तो हमारे जिस प्रकार जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसकी बात इसके अंदर हो रही है भी जो जन कल्याण है उसको पूर्णतः हम बाजार पर क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। बाजार और लोकतंत्र के बीच जो अंतर्निहित तनाव विद्यमान है, तो हम देखते हैं भी जो एक तरफ बाजार है और एक तरफ जो लोकतंत्र है। तो बाजार में क्या होंगे, जिस व्यक्ति के पास धन होगा वह संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेगा, जबकि जो संसाधन होते हैं वो प्रत्येक व्यक्तियों का पूर्ण अधिकार होता है। तो वह कहीं कहीं इस मूल भावना को क्या करेगा, नष्ट कर देता है। ठीक है, बाजार एक व्यक्ति, ठीक है, एक मत और वोट के सिद्धांत का कार्य नहीं करता है। तो क्या कहता है जो हमारा जो बाजार है वो इस बात को नहीं देखता है जो एक व्यक्ति है उसके पास एक वोट है या इस सिद्धांत पर यानी उसके संसाधनों पर पूर्ण अधिकार है, ऐसी कोई बात नहीं देखता है जैसा कि लोकतंत्र में होता है। ठीक, कोई व्यक्ति बाजार से क्या ले यानी कह दो भी बाजार से क्या ले पाता है, यह उसकी प्रतिभा, कौशल, क्रय शक्ति और मांग आपूर्ति क्षमताओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यही बात है, बाजार में वही व्यक्ति यानी वही व्यक्ति कौशलता, अब जिसके पास ज़्यादा कुशलता होगी, कार्य करने की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, वही क्या करेगा उसके अंदर उन्नति प्राप्त करेगा, जबकि जो अन्य लोग हैं वो क्या होंगे इसके अंदर पिछड़ जाएंगे। बाजार व्यक्ति के प्रयासों और कौशल का क्या होता है, प्रतिफल यानी क्या दे, प्रतिफल देते हैं, यानी कितना वो मेहनत करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, उसका वह क्या करता है, रिजल्ट देता है। और बहुत से लोगों को समाज के निचले पायदान से ऊपर भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, बाजार है वो नीचे पर बैठे जो अपनी कौशलता के माध्यम से उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कुछ लोगों को ऐसे कौशल के विकास के लिए कभी कभी अवसर भी नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो कई जो गरीब लोग हैं उनको जो अपने जो मानव पूंजी बनाने के अंदर अच्छे अवसर नहीं मिलते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, शिक्षा नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से वह बाजार की जो नीतियाँ होती हैं उससे वह पिछड़ जाते हैं। बाजार में जिन मांगों में यानी जिनकी मांग है ऐसे लोग सामान्यतः बहुत ही गरीब होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, जिनके जो इस संसाधनों को उपयोग नहीं कर पाते वो क्या होते हैं, बहुत गरीब होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं, असक्षम होते हैं, अथवा इनमें कौशल विकास करने में काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, तो उनके पास क्या लगता है, उनको काफ़ी समय लगता है। और बाजार नौकरियां सृजन करके और अकुशल लोगों की भी सहायता कर सकते हैं।
तो क्या करते हैं अभी जो बाजार होता है कहीं ना कहीं जो नौकरियां इससे सृजन होगी जिससे जो अकुशल लोग होते हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। किंतु जो पूंजीवाद हमेशा से बेरोजगारी विस्फोटक का साक्षी रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पूंजीवाद है वो क्या रहता है, अभी जो हमारी जो बेरोजगारी है वो वहाँ पर उच्च बनी रहती है। तो ये बात बिल्कुल कह सकते हैं अभी जो पूंजीवाद है वो लोक कल्याण के लिए बेहतर नहीं है, लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा, क्योंकि पूछा क्या, हमारी पूर्ण धारणा इसके अंदर पूछी गई है। तो पहला क्या कहता है अभी, आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्तियों पर निर्भर करते हैं ताकि वे कल्याणकारी राज्य बन सके। ठीक है, तो ये बात इसमें बिल्कुल नहीं कही गई है। जो हमारे जो लोकतंत्र है वो आधुनिक हमारा जो लोकतंत्र है वो बाजार की शक्तियों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वह लोगों के कल्याण पर निर्भर करता है। तो पहला हमारा गलत होते ए कैंसिल हो जाता है और डी हमारा कैंसिल हो जाता है। चलिए दूसरा क्या कहता है, भी लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक जो वृद्धि को बाजार सुनिश्चित करता है। तो क्या बाजार ही इस बात को सुनिश्चित करता है भी उसकी आर्थिक वृद्धि जो लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, तो लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए हमारा जो बाजार है वो किसी प्रकार की हेल्प नहीं करता है। तो ये भी कैंसिल होता है। तो आंसर नंबर हमारा डी इसका बनता है राइट आंसर। कहते हैं आर्थिक विकास के पीछे छूट गए लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल होती है। ठीक है, कोई ऐसे होते हैं जो बाजार आधारित और जो महंगी जो शिक्षा है वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो सरकार होती है उसकी जो भूमिका है वो बढ़ जाती है। तो राइट आंसर होता है हमारा बी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे विद्यालयों में हम अपने बच्चों को भौतिक, गणित और इतिहास तथा हमारे पास जो कुछ ज्ञान है उसके बारे में सब कुछ पढ़ाते हैं जिन्हें हम जानने की आवश्यकता है। किंतु क्या हम उन्हें देश में जो महामारी तक फैले जाने वाली जो जाति भेदभाव है, साथ साथ कड़वाहट के बारे में, हमारी जो भूमि में बहुत बड़े जो हिस्से को जो ग्रसित करने वाले सूखे के दुष्प्रभावों के बारे में, या महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता जिसको बोलते हैं जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में, या विकल्प के रूप में, या निरक्षयवाद या संभावना इत्यादि के बारे में शिक्षा देते हैं। तो सिर्फ यही बात कहता है भी जो हमारे बच्चे हैं उनको हम जैसे फिजिक्स वगैरह की है या मैथमेटिक्स के यानी जो हिस्ट्री है इनकी नॉलेज देते हैं, मगर जो समाज में व्यापक जो बुराइयां हैं उनके बारे में, जैसे हमारी जाति प्रथा है, कड़वाहट है, महिलाओं के प्रति जो हमारी जो असंवेदनशीलता है, तो उसके प्रति क्या है हम किसी प्रकार के उनको ज्ञान देते हैं या नहीं देते हैं। कहता है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कितना कि क्या उन्हें उन्हीं प्रश्नों को पूछने की शिक्षा देते हैं। तो क्या अभी ये भी क्या है महत्वपूर्ण होता है, अथवा उन्हें केवल जो निष्क्रिय कर रहे हमारे जो प्रज्ञान ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो निष्क्रिय रहकर जो किस प्रकार से, या फिर उनको जो निष्क्रिय यानी जो सिर्फ जो पढ़ाए वो सिर्फ सुनते जाएं, या फिर समाज में जो कुछ बुराई हैं उनके बारे में सोचने में उनकी क्षमता में बढ़ोतरी हो, या उसमें भी हमें प्रयास करना चाहिए। विद्यालयों की जो हमें जो हमारे जो समृद्ध है जिसको कोकुड दुनिया में जो कहीं न कहीं एक प्रकार जो निकल कर क्या कहते हैं अचानक ही किशोर और किशोर सेवाओं को विश्वविद्यालय और उन्नत दुनिया में पाए यानी पाती है। ठीक है, तो हमारे जो विश्वविद्यालय है उनके अंदर भी जो हमारी जो दुनिया है वह किशोरीय है, वो स्वयं ही इस प्रकार के जो हमारी जो अपराध हैं या इस प्रकार के कृत्य हैं उसको देखते हैं। यहाँ यह विचार और प्रभावों और विचार हमारी जो विचारधाराओं के द्वंद में बह जाता है या बह जाती है। ठीक है, और यह संस्करण उनके लिए क्या होता है एक कष्टदायी हो सकता है, और जिससे प्रश्न पूछें और राय कायम करने के लिए वह हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा इसका जो हमारा कहता है भी जो केंद्रीय विचार हमें इसका बताना है, जो हमारा जो सेंट्रल पॉइंट इसका अंतर्गत क्या कहता है। तो कहता है अभी जो विद्यालय पाठ्यक्रम बच्चों और अभिभावकों की क्या करता है अपेक्षित अनुकूलित नहीं है। ठीक, तो ऐसी कोई भी बात हमारी इसके अंदर नहीं किया गया है, जो हमारा पाठ्यक्रम है वो बच्चों के अनुकूल ही नहीं है, ये बात इसके अंदर नहीं कही गई है। ठीक है, अगला कहता है हमारे जो शैक्षणिक उपलब्धियों पर बल देने से व्यक्ति और कौशल के विकास में समय मिलता है। तो जो शैक्षणिक उपलब्धियों पर हम जब बल देने से जो व्यक्तिगत और कौशल के विकास के लिए समय मिलता है, तो इस प्रकार की कोई बात हमारे परिच्छेद के अंदर नहीं हुई है या ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। कहता है बच्चों को बेहतर नागरिक बनने के लिए या तैयार करना शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो ये कहीं न कहीं हो सकता है हमारा, मगर चले नेक्स्ट ला देखते क्या कहता है कि बेहतर नागरिक बनने के लिए
वर्तमान विषम व्यवस्था, शैक्षणिक विषय वस्तुओं के अतिरिक्त सामाजिक जीवन और कहीं न कहीं जो कौशल की मांग की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो हाँ, ये सबसे बेहतर आंसर है हमारा। ठीक है, तो कहीं न कहीं हमारे जो बेहतर नागरिक हैं और विश्व के अंदर सारी विश्व व्यवस्था है, उसमें जो विषय वस्तु है उसके अतिरिक्त हमें जो सामाजिक है, समाज के अंदर किस प्रकार की जो बुराइयाँ वगैरह फैली हुई है, ठीक है, साथ ही साथ जो जीवन की जो कौशलता है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। तो अभी इसके जो लास्ट के 3 क्वेश्चन बचते हैं वो हम एक छोटी वीडियो बना लेंगे, उसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।